Hello, my dear students. Welcome again in our history chapter, The Rise of Nationalism in Europe. इतिहास बहुत लंबा होता है बेटा, ठीक है ना। और जब हम उसे याद करने लगते हैं तो खट्टी और मीठी दोनों ही तरह की यादें होती हैं। कुछ अच्छे अनुभव भी होते हैं और कुछ बुरे भी, जिन्हें हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। जब अतीत को याद करना है तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में, यूरोप के बारे में बेटा। हम उनमें से उनको ले रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो घटनाएं हों, ठीक है ना, या वो बातें हों, यूनिफिकेशन की बात हो या फिर आपके रिवोल्ट्स हो, जहाँ कहाँ कहाँ पर किन किन रीजन्स या टेरिटरीज में आपके विद्रोह हुए, कहाँ बगावत के स्वर गूंजे, कहाँ यूनिफिकेशन का काम मतलब एकीकरण करने का काम पूरा हुआ, कि डिफरेंट जो नेशन स्टेट हैं वो कैसे इमर्ज हुए, ठीक है। एंड बेटा वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। आधा तो पार कर चुके हैं, तो आधा कौन सा बड़ी बात है, ठीक है ना। जब हमने आधा इतिहास पढ़ लिया तो आधा भी कर डालेंगे, ठीक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पार्ट हमने किया था बेटा, ठीक है ना, इन द थर्ड पार्ट आपका था द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। उसमें हमने डिफरेंट रीजन्स के बारे में किया था। फॉर एग्जांपल फ्रांस का रिवोल्ट है ना, था ग्रीस के बारे में, पोलैंड, एंड द लास्ट वन आपका जर्मन, ठीक है। कुछ सफल भी हुए बेटा प्रयास, ठीक है, लेकिन कुछ असफल भी रहे। जब जर्मनी का पढ़ा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, तो हमने देखा था कि वो ऑफर करते हैं किंग, जो प्रशियन जो किंग होता है ना, किंग विलियम जो फोर्थ था, उसको ऑफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हेड के रूप में, जो वो रिजेक्ट कर देते हैं। और लास्ट में मतलब फाइनली जो आपकी जो नेशनल असेंबली जो है वो डिसबैंड, फोर्स्ड टू डिसबैंड, वो भंग होने के लिए मजबूर होती। इसका मतलब काम रह गया, जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, परंतु प्रयासरत रहना चाहिए ना। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको ये लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मनी ने, यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं हारी, वो भी प्रयासरत थे। कि जर्मनी का काम बीच में रह गया या फिर वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो वाइड स्प्रेड हो रहे थे, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप पूरे के अंदर, कि आपके जो राष्ट्रवादी विचार हैं या फिर आपकी जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो व्यापक मतलब विस्तार होता चला जा रहा था। और जितना ज्यादा विस्तार हो रहा था उतना ही लोग जो है वो रिवोल्ट के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वो सोशल या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर यू कैन से आपके डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक के लिए ऐसा कर रहे थे, नहीं। अब ये इससे कोई मतलब नहीं था। अब वो चाहते थे जो डिफरेंट टेरिटरीज है उनको यूनिफाइड कर दिया जाना चाहिए, उनको एक कर दिया जाना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 है ना, दैट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मतलब अब हमें बात करनी है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की, मतलब इनके एकीकरण की, कि इनको कैसे एक किया। यूनिफिकेशन का मतलब क्या, टुकड़ा में थे? हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे हम इंडिया की बात करते तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सभी रियासतों को एक साथ जोड़ दिया था, तो ऐसा ही यहाँ पर भी था कि आपके यूनिफिकेशन मतलब इटली है वो भी स्मॉल पैचवर्क, अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड था, बटा हुआ था, डिवाइड था, तो उनको भी जोड़ा गया। और ऐसे ही जर्मन हमने पढ़ा था फेडरेशन, ठीक है ना, महासंघ था, तो उसके जो डिफरेंट टेरिटरीज है बेटा उनको भी जोड़ना है, ठीक है। अब ये काम हम करते हैं, मतलब हो पहले चुका है, हम इसको एक बार पढ़ते हैं तो अब एक बार हम कर डालते हैं, बहुत आसान है। देखिए बेटा, जर्मनी का हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अधूरा रह गया, लेकिन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो व्यापक हैं, अभी भी व्याप्त हैं। किन के बीच में बेटा? मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच, ठीक है। भावनाएं जो है उन्हें मारा नहीं जाता कि हम सोचे कि ये खत्म हो जाए, और अगर वो उग्र रूप धारण कर लेती हैं या ज्यादा हो जाती, या हम भीड़ जुटाने में कामयाब हो जाते हैं उन्हीं भावनाओं के साथ, ठीक है ना, तो वो एक आंदोलन भी बन जाता है। और उस आंदोलन को आपने पढ़ा था कि अगर रोमांटिसिज्म, अगर इमेजिनेशन आपकी अच्छी है और आप प्रयासरत रहते हो तो बिल्कुल कामयाब होते हैं। वही यहाँ है, इन्होंने भी प्रयास नहीं छोड़ा, ठीक है ना। और उस प्रयास के साथ साथ इन्होंने यूनिफिकेशन का काम शुरू किया। किसका बच्चे? जर्मनी का, है ना। देखिए, एफर्ट्स वर मेड बाय द मिडिल क्लास जर्मन्स टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। कि आपका जो जर्मन जो महासंघ था, वो जर्मन महासंघ, उसके जो अलग अलग रीजन है उन सबको इन्होंने क्या, एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र राज्य बनाने का निर्णय लिया, एक साथ जोड़ने के लिए। अब इसके लिए कोशिश भी शुरू करने की कैसे किया जाए, पर जब जब भी ये प्रयास हुआ, जैसे आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का हमने किया था सेंट पॉल चर्च में ना, तो उसमें भी था, देखो, दीज एफर्ट्स वर सप्रेस्ड, मतलब कुचल दिया गया, दमन कर दिया गया या दबा दिया गया। किसके द्वारा? बाय द मोनार्की, या तो राष्ट्रतंत्र, जैसे किंग विलियम फोर्थ प्रशियन किंग ने रिजेक्ट कर दिया था ऑफर, या जो और राजा थे उन्होंने भी, क्योंकि वो कंप्लीट मोनार्की सिस्टम चाहते थे, पूरी तरह से राजतंत्र होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं,
कि राजा है वो संविधान के अंतर्गत कठपुतली की तरह रिप्रेजेंटेटिव्स के अकॉर्डिंग है वो सरकार चलाए, ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या हो गया कि या तो मोनार्की राजतंत्र या राजा जो थे उन्होंने मना किया, या फिर बेटा मिलिट्री के कारण फोर्स भी उनके पास है और इनका सहारा और बने, मतलब इनको सपोर्ट किया, ठीक है ना। इसी चीज को सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स इन प्रशिया, प्रशिया की कुलीन वर्ग ने, क्योंकि इनकी भी तो सत्ता जा रही थी ना, ठीक है ना। क्योंकि आप फ्यूडलिज्म को हर चीज को आप एंड करोगे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को भी करोगे तो वो पहले की तरह राज नहीं कर पाएंगे। किस पर बेटा? कॉमन पीपल पर। लैंड ओनर्स को बेटा यहाँ ध्यान रखना जंकर्स भी कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर वर्ड जैसे हमने एंशिएंट ग्रीक कल्चर का किया था ना, हेलेनिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। आपकी प्राचीन ग्रीक सभ्यता को हेलेनिज्म बोलते, तो ऐसे ही आपके जो लैंड ओनर्स हैं, भूस्वामी या भूमिपति जो थे, ठीक है ना, उन भूस्वामियों को बेटा जंकर्स भी बोलते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल यूनिफिकेशन वाज टेकन अंडर बाय द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। अब ये नायक की भूमिका हमें निभानी है, या मतलब इन्हें निभानी है बच्चे ना। हाँ, आपको खुशी है तो आप बन जाइए, ठीक है। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनको जोड़ने का काम, मतलब जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना, एक ऐसा राष्ट्र या एक ऐसा टेरिटरी या कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जो लीडरशिप का काम करे। तो यहाँ पर इस लीडरशिप के लिए प्रशिया जो है इसने ये काम है वो शुरू किया कि वो डिफरेंट जो जर्मन जो टेरिटरीज, या हम कॉन्फेडरेशन की बात करें तो वो जो अलग अलग जो राज्य हैं या रीजन्स हैं या क्षेत्र जो है बेटा, उनमें प्रशिया ने ये काम लिया किसका नेतृत्व करने का। किस चीज का नेतृत्व कर रहे हैं हम यहाँ? यूनिफिकेशन का, यूनाइट करने के लिए, ठीक है ना। किसको? जर्मन कॉन्फेडरेशन को, जो अलग अलग है उन सबको एक बनाना, पावरफुल, ताकतवर या एक एम्पायर खड़ा करना, ठीक। अब रशिया ने काम लिया, अब इसके साथ साथ किसी एक व्यक्ति को भी सौंपा जो ये कर सकता था। देखिए ओटोमन बिस्मार्क जो सब चीफ मिनिस्टर था, ठीक है ना, प्लेड द रोल ऑफ मेन लीडर ऑफ एक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये काम है किसके नेतृत्व में? ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। और बेटा ओटोमन बिस्मार्क जो है इसने 7 ईयर्स में 7 सालों में 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है ना। और तीनों युद्धों में जीत जो है वो किसकी होती है? प्रशिया की। प्रशिया जीत गया। अब जीत जाने के बाद टेरिटरीज हम मिल जाएंगे ना, जैसे ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन एरियाज को मिला लिया गया किसने? प्रशिया ने, ठीक है। यूनिफिकेशन का काम अब पूरा हो रहा है। अब यूनिफिकेशन के बाद में यहाँ लीडरशिप का काम जो नेतृत्व है वो ओटोमन बिस्मार्क ने किया, लेकिन कोई एम्पायर भी तो चाहिए ना, सम्राट जिसको बिठाना है। तो देखिए 1871 में काइजर विलियम फर्स्ट was declared as the new emperor of new empire। कौन सा न्यू एम्पायर बेटा? वो जो कि इन सबको जीतकर एक किया जा रहा है, एक जो संघ बनाया जा रहा है ना, नेशन स्टेट, उसका जो एम्पायर या सम्राट है वो किसको? काइजर विलियम फर्स्ट को बनाया गया, ठीक। और देखिए इसका जो सेलिब्रेशन का काम, या जब ये ताज पहनाया जा रहा था तो उसकी पिक्चर, ठीक है ना, द पिक्चर इज गिवन इन योर बुक, आपकी पुस्तक में देखिए बेटा दी हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की सुबह, ठीक है ना। कोल्ड मॉर्निंग, बिटरली कोल्ड का मतलब बहुत ठंड, सुबह बहुत ठंड थी, बेहद ठंड कह लो। जर्मन राज्यों के राजकुमार और सेना के प्रतिनिधियों और मंत्री ओटोमन बिस्मार्क समेत प्रशा के सभी जो महत्वपूर्ण मंत्री थे उनकी बैठक होती है वर्साय के महल में। और वर्साय का जो महल है ये बहुत ठंडा था, शीश महल जिसे हॉल ऑफ मिरर्स कहा गया है, जो आपके इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ओटोमन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। किस चीज के लिए? कि सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। मिशन ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश्ड प्रशियन डोमिनेंस। प्रशियन डोमिनेंस मतलब प्रशिया का प्रभुत्व है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, वो डोमिनेट कर रही। क्यों? क्योंकि उसी ने ये सारा काम शुरू किया है ना, यूनिफाई करने का या फिर उसको एक करने का, जोड़ने का। तो उसका प्रभुत्व है वो पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है ना, माना जाने लगा। इसके साथ साथ देखो करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स और इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू जर्मन एम्पायर। आपका जो नया जर्मन जो राष्ट्र बना या साम्राज्य जो बना, उस जर्मन साम्राज्य ने मुद्रा से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, कानूनी और आपकी न्यायिक जो इन व्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन या बेटा आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। कम टू द नेक्स्ट बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जैसे हमने जर्मनी को एक किया,
उसके एकीकरण की प्रक्रिया या कार्य है वो पूरा हुआ बेटा। बिल्कुल वैसे ही अब हमें क्या करना है, इटली को भी एक करना है, ठीक है ना। लाइक जर्मनी, इटली हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब आप ये कह लो बेटा उसका विखंडन, मतलब 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, तो उन 7 राज्यों को जोड़कर आपको एक बनाना है। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one Sardinia Piedmont, this is the Sardinia Piedmont बेटा, सिर्फ यही एक हिस्सा था, ठीक है ना, was ruled by an Italian princely house, जिसके ऊपर आपके इतावली राजघराने का शासन था, ठीक है। आगे देखिए, द नॉर्दर्न वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, आपका जो उत्तरी भाग है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अधीन था, और बेटा मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। और अगर हम साउदर्न क्षेत्र की बात करें, डोमिनेशन ऑफ द बर्बर किंग ऑफ स्पेन, कि दक्षिण जो क्षेत्र थे उसमें स्पेन के बुर्बो राजाओं के उनके अधीन आते थे या उनका अधिकार था। इतावली जो भाषा मतलब इटालियन जो लैंग्वेज थी, ठीक है ना, वो भी बेटा हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, कि उसमें अभी तक बहुत सारे विविध क्षेत्र और स्थानीय रूप मौजूद थे। एक साझा भाषा, एक साझा रूप उसका नहीं था, किसका, लैंग्वेज का, ठीक है। अब देखिए काम है वो आपका शुरू होता है 1830 की अगर हम बात करते हैं, तो जुसेपे मैत्सेनी जो है, देखिए ये सिंपल हमने जो बात की थी वो ये, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में बेटा अंडर पोप, और साउथ में बर्गो किंग्स ऑफ स्पेन, ओके। अब देखिए 1830 में जुसेपे मैत्सेनी, ध्यान है आपको, ये क्या था, रिवोल्यूशनरी। कब की बात कर रहे हैं हम, जब आपने 1848 के रिवोल्यूशन उससे थोड़ा पहले चलो, मतलब हम 1830 में आ गए हैं। तो आपके जब कंजर्वेटिव आइडियाज आ गए थे, तो कंजर्वेटिव्स में या रूढ़िवादी विचारों के साथ साथ में बेटा उस धारणा के साथ साथ सेंसरशिप भी आ गया था, अभिवेशन की प्रक्रिया। तो उस वक्त लोगों के जहन में रिवोल्यूशनरी आइडियाज आ रहे थे, क्रांतिकारी विचार आ रहे थे, और ऐसे ही वो आपकी रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज भी बना रहे थे, संगठन, सीक्रेट सोसाइटीज, है ना। उन्हीं में से बेटा जी हमने एक किया था जुसेपे मैत्सेनी का, जो कार्बोनेरी संगठन का सदस्य था, और बेटा इसने ऐसे ही 2 सीक्रेट सोसाइटीज, गुप्त संगठन बनाए थे, ठीक है ना, यंग इटली एंड यंग यूरोप, है ना, यंग इटली इन मर्साइल एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो उसी में से एक जो है आपका, ठीक है, कौन सा बेटा, इन्होंने जो प्रोग्राम तय किया फॉर यूनाइटिंग इटालियन रिपब्लिक, उसे गणतंत्र बनाने के लिए, मतलब उन 7 जो 7 स्टेट की हम बात करें उन सबको जोड़ने का काम शुरू किया। तो यंग इटली है आपका, ये संगठन या सीक्रेट सोसाइटी उस वक्त बनाई गई थी, परंतु ये इन अपने इस प्रयास के अंदर सफल नहीं हुए। फेलियर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, ये रिवोल्यूशनरी कब 1830 से और 48 तक जो चला। तो क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी थी वो आपके सार्डिनिया पिडमेंट के राजा थे इमानुएल सेकंड जो थे उनके ऊपर आ जाती है, और वो अपना ये कार्य या फिर लीडरशिप का जो काम है वो देते हैं अपने मिनिस्टर काउंट कावूर को, जो चीफ मिनिस्टर था किसका, सार्डिनिया पिडमेंट। सार्डिनिया पिडमेंट वो एरिया जहां पर इतावली राजघराने का शासन था, उसको ये कार्य है वो सौंप देते हैं। और जो आपका काउंट कैमिलो दे कावूर है बेटा, ये ना ही तो कोई रिवोल्यूशनरी थे मतलब क्रांतिकारी थे, और ना ही डेमोक्रेटिक मतलब जनतंत्र के अंदर भी और क्रांतिकारी विचारों में, दोनों में यकीन नहीं करते थे। और आपकी जो इलाइट क्लास का मतलब अपर वेल्दियर क्लास जो है, तो अभिजात वर्ग जो है या रिच या फिर आपकी जो वेल्दियर क्लास है, उनकी तरह ये भी इटली या जिसे हम इटालियन लैंग्वेज कहते हैं, इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलते थे, मतलब उस भाषा का ये ज़्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, कार्य शुरू होता है बेटा, देखिए 1859, ठीक है ना, 1859 में सार्डिनिया पिडमेंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, कि सार्डिनिया पिडमेंट किसके नेतृत्व की बात करें हम, लीडरशिप का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर जो कावूर है, ठीक है ना, काउंट कैमिलो दे कावूर जो है बेटा, इनकी लीडरशिप के अंदर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा पाने में कामयाब हो जाते, जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आता था, ठीक है। डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक संधि के कारण ये फ्रांस को या जिनके डोमिनेंस के अंदर वो थे उनको वहां से हटा देते हैं। फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कावूर, और सार्डिनिया पिडमेंट जो है वो सार्डिनिया पिडमेंट है उसकी विजय के बाद में बेटा जो रेगुलर फोर्सेस थी या रेगुलर ट्रूप्स थी उनके साथ ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जुसेपे गैरिबाल्डी जॉइन द फ्री, हमें सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी इस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया। और फिर 1860 में वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, और यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है वहाँ के किसानों का, ठीक है। और उनके समर्थन के कारण बेटा यहाँ भी वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, क्योंकि स्पेनिश राज था उनको यहाँ से हटा देते हैं। और बेटा 1861 में विक्टर एमानुएल सेकंड जो है इसको यूनिफाइड इटली मतलब एकीकृत इटली जो है उसका सम्राट है वो बना दिया जाता है। तो साउदर्न जो आपका पार्ट है या दक्षिण
जो आपका रीजन था इटली की अगर हम बात करते तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट थी, असाक्षर थी और आपके वो अनअवेयर थे। किससे? आपके नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडिया से, कि राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक विचार क्या होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और ना ही उन्हें इटालिया के बारे में पता था। ठीक है ना। जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया था, हम बात करें 1860 में जिन्होंने समर्थन दिया था, जिनका समर्थन मिला था, उनमें से भी आपके इटालिया के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं था। वे मानते थे कि ला इटालिया को उन्होंने ला ओटालिया लेकर दिया। उन्हें लगा कि इटालिया जो है वो आपका क्या है, ला टालिया। इसका मतलब ये कि इमैनुएल सेकंड जो है उनकी वाइफ है। उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराएं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता था। आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गया। देखिए इटली जो इंडिपेंडेंट स्टेट हमने किए थे 7। अब देखिए नाउ यू कैन सी अगेन इन द फिगर बेटा, दिस इज द यूनिफाइड इटली। ठीक है ना, मतलब आफ्टर द यूनिफिकेशन, कि जब आपका एकीकरण हो जाता उसके बाद आपका इटली ऐसे बन गया। कौन से रीजन को उसके अंदर मिलाया गया। देर इज वन मोर बेटा, द स्टेज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम बात करें ब्रिटेन की अजीब दास्तां की। ठीक है ना, ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटेन 18वीं सेंचुरी से पहले बेटा कोई भी राष्ट्र मतलब किसी राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं था। ठीक है, आपके वो उसमें या फिर हम ये कह सकते हैं नेशन स्टेट के रूप में नहीं आता था। और अगर हम उसका इतिहास उठाकर देखें तो वो आपका सडनली अपहेवल या रिवोल्ट जो है इसका भी परिणाम नहीं था। ये एक लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्ट्रगल था। ठीक है ना, एक लंबे संघर्ष के बाद आपका वो ब्रिटिश नेशन के अंदर, ठीक है ना, आपका मतलब ब्रितानी राष्ट्र जो है ब्रितानी राष्ट्र समूह के अंदर फ्रेम होता है या बनता है। अब इसकी प्रोसेस हमें देखनी है कि अगर हम पहले की बात करते हैं बिफोर 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले, तो आपका ब्रिटेन है बेटा, उसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, नृजातीय समूह। नृजातीय समूह की हम बात करते हैं तो ये कि लोग जो हैं वो किस संस्कृति से या लैंग्वेज के आधार पर या ट्राइबल मतलब कोई भी साझा पहचान जो होती है, मतलब सिमिलर आइडेंटिटी, जिसके कारण उन्हें लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप या फिर सेम कम्युनिटी, एक ही समुदाय के वो लोग हैं, उसी समुदाय के हैं, चाहे भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो उनके बैकग्राउंड या कल्चरल ओरिजिन, मतलब उनकी पहचान, साझा पहचान जो होती है उसके आधार पर जाना जाता है, तो उसे हम एथनिक ग्रुप या नृजातीय समूह कहते हैं। तो ऐसे आपके बेटा उस वक्त क्या थे, कौन कौन से थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या फिर आयरिश थे। ठीक है, ये 3 आपके समूह थे और इनमें से भी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे ग्रीव इन वेल्थ, इंपोर्टेंस एंड पावर, ये धीरे धीरे आपके बढ़ रहे थे। ठीक है ना, ताकत में, पैसे में, दौलत में, या फिर आपके महत्व भी बना रहे थे सत्ता के अंदर। तो जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती चली गई और जैसे जैसे ये धनी होते चले गए बेटा, इन्होंने कोशिश की ट्राई टू डोमिनेट इन द अदर एथनिक ग्रुप्स। ठीक है ना, बाकी जो नृजातीय समूह थे उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, एंड 1688 के अंदर बेटा इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब जो आंग्ल संसद जो है उसने क्या किया, सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, राजतंत्र जो है उसको खत्म कर दिया, उससे सत्ता छीन ली और उसे एक नेशन स्टेट बना दिया, राष्ट्र राज्य, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ठीक है, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, मतलब यहाँ मेन जो काम है वो किसका, इंग्लिश का ही चल रहा है अभी तक, यही डोमिनेट कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। देखिए 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है, किसके बीच में, बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इनके बीच। ठीक है ना, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड मतलब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आंग्ल जिसे हम कह रहे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में, और इसके आधार पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, मतलब स्कॉटलैंड भी इसके अंदर आ गया है। लेकिन अभी भी पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स थे, जो डोमिनेट कर रहे थे वो कौन थे, इंग्लिश। ठीक है ना, वही डोमिनेट कर रहे थे और अपना प्रभुत्व उन पर जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए स्कॉटिश जो पीपल थे, मतलब स्कॉटलैंड सॉरी आपके या इस वंशावली, इस क्लैंस के बेटे, ये मोस्टली जो है ये आपके कैथोलिक्स थे, मतलब क्रिश्चियन जो है वो 2 सेक्ट में, ठीक है ना, डिवाइड होते हैं। तो वो 2 सेक्ट कौन से, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश है वो प्रोटेस्टेंट में आते हैं और आपके स्कॉटिश जो हम बात कर रहे हैं आपके कैथोलिक्स के अंदर आते हैं। तो आपकी जो इंग्लिश जो है उनका ही दबदबा बना रहा, वो ही डोमिनेट करते रहे किन के ऊपर, स्कॉटिश के ऊपर। इनकी जो लैंग्वेज है वो भी बोलने के लिए इनको थी या इन्हें इजाजत नहीं थी। ठीक है ना, जब भी इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को दर्शाने की कोशिश की तो उसको उन्होंने कुचल दिया, सप्रेस्ड कर दिया। देखिए द स्कॉटिश हाईलैंडर्स मतलब निवासी जो थे वर फॉरबिडन टू स्पीक गायलिक लैंग्वेज, इन्हीं की
टू स्पीक देयर गायलिक, इनकी गायलिक भाषा जो है उसके बोलने पर मनाही, ठीक है ना। ऑल वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक है वो भी इनको पहनने के लिए नहीं दिया जाता था, मतलब उनकी गैलिक भाषा या उनके राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। और उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर भी किया गया। इसका मतलब यहाँ भी डोमिनेट कौन कर रहे हैं आपके, इंग्लैंड या फिर इंग्लिश, ठीक है ना, यही इनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड में भी वही दो हो गए, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। पर बेटा आयरलैंड के अंदर कैथोलिक्स जो है ये संख्या में ज्यादा है और प्रोटेस्टेंट है वो माइनर्स में आते हैं, मतलब मेजोरिटी किसकी होगी, कैथोलिक्स क्लैंस की, इस वंशावली की, ये लोग ज्यादा हैं। जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो कौन थे बेटा, प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे, इसलिए वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे इन पर भी। अब यहाँ कैथोलिक्स ज्यादा है, परंतु फिर भी जंगल में शेर तो एक ही होता है, ठीक है ना, हिरन कितने भी हो, बाकी गिद्दड़ लकड़बग्घी चाहे कितने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक भी काफी। यहाँ भी वही हुआ बेटा, कैथोलिक्स ज्यादा होने के कारण, मेजोरिटी होने के बावजूद भी, प्रोटेस्टेंट है वो कम होने के बाद भी ये इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि बेटा जी इनको सपोर्ट मिलता था, इनका प्रोटेस्टेंट जो है आपके इंग्लैंड के, इनका सपोर्ट किसको मिल रहा है, यहाँ पर आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट रह रहे हैं उनको मिल रहा है, ठीक है ना। वहां से जब सपोर्ट किया जा रहा है तो ये भी इनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और फिर देखिए 1798 में ऐसे एक विद्रोह होता है, वोल्फटॉन और यूनाइटेड आयरिशमैन है वो एक विद्रोह करते हैं इसके खिलाफ, बगावत, ठीक है ना, क्योंकि विद्रोह हर जगह होता है, जब कोई दूसरा जबरदस्ती अपने दबदबा बनाने की कोशिश करता है तो पीपल एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है ना, आवाज भी उठाते हैं, तो ऐसा ही रिवोल्ट किया जाता है, परंतु बेटा ये असफल हो जाते हैं। असफल हो जाने के बाद में देखिए 1801 में, ठीक है ना, आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, मतलब उसको इसमें मिला लिया जाता है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम जो आपका पहले बन गया था ब्रिटेन, तो बेटा यहाँ पर भी बलपूर्वक आपके इसको इसमें शामिल कर लिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और आपका नया ब्रिटिश साम्राज्य बन जाता है राष्ट्र राज्य के रूप में, ठीक है ना, और जिसमें कि उनके नेशनल सिंबल्स जो है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है उनको रखा जाता है, मतलब इंग्लिश कल्चर जो है, संस्कृति, आंग्ल संस्कृति का ही दबदबा रहेगा अब इन सब के ऊपर, ठीक है ना, उसका ही इनके ऊपर प्रभाव रहेगा। और द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन कौन से बेटा, द ब्रिटिश फ्लैग जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, या नेशनल एंथम इनका था गॉड सेज अवर नोबल किंग, ठीक है, और इनकी इंग्लिश लैंग्वेज, इन्हीं को ही प्रोपोगेट किया जाता है, एंड वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, मतलब कि जो पुराने राष्ट्र हैं, ठीक है ना, वो इस संघ में सिर्फ मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए, और वहां दबदबा जो है वो किसका बना रहा है, आपकी इस ब्रिटिश नेशन में मेन आपका इंग्लैंड का बेटा, या इंग्लिश कल्चर का, ठीक। तो बेटा ये आपका क्या था, लास्ट था आपके फोर्थ का, तीनों का हमने यूनिफिकेशन कर लिया है, आपका ये पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे आपका फिफ्थ, विजुअलाइजिंग द नेशन, तो उसको करने से पहले बेटा आप इतना करिए, और ये इतना करके आप बेटा अच्छी तरह तैयार कीजिए इसको और खुश रहिए बच्चे।